हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 7। ठीक है, और इस अध्याय का आपका नाम है संज्ञा, यानी कि नाउन। आप सब लोगों ने अपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा नाउन के बारे में। ठीक है, तो नाउन को ही हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं। और आप सब लोगों को पता है अगर आप संज्ञा का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप कोई भी वाक्य बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो इस पाठ को शुरू करते हैं पढ़ना। देखो, मैंने अभी ये क्यों बोला कि अगर आप संज्ञा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कोई भी वाक्य पूरा नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए है क्योंकि देखो, हम सभी के परिचय का आधार ही संज्ञा है। ठीक है, अगर मैं आपसे कह रही हूं कि मेरा नाम शमा परवीन है तो इसका क्या मतलब है, जो मेरा नाम है वही तो है संज्ञा। ठीक है, वही संज्ञा है। ठीक है, अगर आप संज्ञा का ही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप तो कोई वाक्य बना ही नहीं पाएंगे फिर। ठीक है, चलो तो अब देख लेते हैं परिभाषा क्या है संज्ञा की। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब जब आप किसी का नाम लेते हो, जब आप कोई भाव बताते हो, जब आप किसी स्थान का नाम बताते हो, किसी पशु पक्षी का नाम बताते हो इत्यादि, तो यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करते हो, संज्ञा इस्तेमाल करते हो, क्योंकि उसी को ही संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं नाउन्स क्या होता है। द वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस, क्वालिटी एंड इमोशन आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ऊपर हिंदी में भी लिखा हुआ है कि संज्ञा या नाउन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो प्रॉपरली अच्छे से इस डेफिनेशन को, मतलब इस परिभाषा को आप लोग याद करेंगे कि संज्ञा की परिभाषा इसे ही कहते हैं। ठीक है, अब चलो ये देखिए, चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। यहाँ पे आपके सामने 3 चित्र दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इन चित्रों को आप देखिए और इन चित्रों को पढ़कर समझिए इसमें क्या बोला जा रहा है। तो पहले चित्र में क्या है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लड़के क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों को पता होगा ये कौन सा क्रिकेट है, ये है आपका टेस्ट फॉर्मेट का। ठीक है, तो यहाँ पे लड़के क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर है यहाँ पे, ये देखो, ये लाल किला है। लाल किला है, लाल किला पे क्या होता है, हमारे गणतंत्र दिवस पे नहीं, हमारे स्वतंत्रता दिवस पे, माफ कीजिएगा, स्वतंत्रता दिवस पे हमारे यहाँ पे क्या होता है, ध्वजारोपण होता है। यहाँ पे है ना, हमारे कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं हमारे। ठीक है, तो ये लाल किला है। अब तीसरे वाक्य में क्या है, बेटा बुराई से दूर रहो। तो ऐसा कौन कहता है आपसे कि बेटा या बेटी बुराई से दूर रहो, हमारे माँ बाप कहते हैं। तो इस चित्र में माँ है, वो अपनी बेटे से कह रही है कि बेटा बुराई से दूर रहो। अच्छा, ये इन 3 चित्रों को देख के क्या समझ में आता है, ये 3 ही चित्र यहाँ क्यों दिए गए हैं। आ जाओ चलो देखते हैं। पहले वाक्य में लड़के क्रिकेट संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जो पहला वाक्य है आपका, ये लड़के और ये क्रिकेट, अगर आप लड़के या क्रिकेट बोलोगे तो इसका क्या मतलब है कि आपने लड़के बोल के संपूर्ण पुरुष जाति का यहाँ परिचय दे दिया, क्रिकेट बोल के आपने एक संपूर्ण क्रिकेट खेल जो है उसका परिचय दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरे वाक्य में लाल किला एक स्मारक का नाम है, और दूसरे वाक्य में जो ये लाल किला है ये किसका नाम है, ये एक स्मारक का नाम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका संज्ञा है। तीसरे वाक्य में क्या है, बुराई शब्द भाव का बोध कराता है। यहाँ पे माँ क्या बोल रही है, बुराई, तो बुराई यहाँ पे क्या है, बुराई एक भाव है। ठीक है, तो संज्ञा क्या कहता है, संज्ञा कहता है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का बोध कराते हो, यहाँ पे व्यक्ति मतलब लड़के हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका स्थान लाल किला है और भाव आप देख ही रहे हो, बुराई का भाव। ठीक है, तो ये सब क्या है, यही सब आपके क्या संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं कितने तरह के संज्ञा के भेद होते हैं। तो आप ये देखिए, संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। तो चलो इन तीनों को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, जो व्यक्तिवाचक है वो है प्रॉपर नाउन, जो है जातिवाचक वो है कॉमन नाउन, जो है भाववाचक वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए देखते हैं इनका क्या परिभाषा है,
ठीक है। तो जो पहला है आपका वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब प्रॉपर नाउन। ये क्या होता है, चलो देखो, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे ये नाम से ही पता चल रहा है व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप किसी का नाम लोगे, ठीक है, संपूर्ण नाम, वही कहलाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, जब भी आप किसी विशेष व्यक्ति का नाम लोगे, आप किसी विशेष प्राणी का नाम लोगे, पक्षी का नाम लोगे, वस्तु का नाम लोगे या स्थान इत्यादि का नाम लोगे, तो वो क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, गंगा, हिमालय, महात्मा गांधी, अमेरिका, लता मंगेशकर आदि, ये सब लोग एक हैं। गंगा एक नदी है, हिमालय एक पहाड़ है हमारा, महात्मा गांधी एक बहुत ही महात्मा पुरुष थे, अमेरिका एक हमारा देश है, ठीक है, लता मंगेशकर एक बहुत ही सुप्रसिद्ध हमारी गायिका थी वो, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एक है। इससे आप किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी भाव का इत्यादि का बोध करा रहे हो, तो उसी को कहा जाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए, द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, अ थिंग और अ प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये सब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ये आपस में पूर्ण होता है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ गंगा बोला है, ठीक है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ गंगा का नाम ऐसे लिखा, तो सब अपने आप पता चल जाएगा कि आप नदी के बारे में बात कर रहे हैं। आपको ये बोलने की जरूरत है गंगा नदी, या फिर आपको ये बोलने की जरूरत है हिमालय पर्वत ना। अगर आप सिर्फ नाम ले लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसी को कहा जाता है। ये देखिए, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, भावना रामायण पढ़ती है, आज हमने ताजमहल देखा, ठीक है। तो यहां पर अब आप देखिए, यहां पे हिमालय जो है, ठीक है, एक विशेष पर्वत का नाम है, ठीक है, सही बात है। भावना रामायण, रामायण क्या है, एक पुस्तक का नाम है, ठीक है, एक विशेष ग्रंथ है हमारा, ठीक है। फिर ताजमहल, ताजमहल क्या है, एक विशेष स्थान का नाम है। तो इसीलिए ये सारी संज्ञाएं क्या कहलाएंगी, ये आपकी कहलाएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर आता है दूसरा हमारा संज्ञा का प्रकार, संज्ञा का भेद, वो है हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, चलो देखो, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, ये जो व्यक्तिवाचक था, इसमें आपने किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का नाम लिया है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में जो कि कॉमन नाउन है, इसका मतलब है कि आप एक शब्द बोलोगे, ठीक है, उसी शब्द में वो संपूर्ण प्रजाति आ जाएगी। जैसे आपने लड़का बोला या आपने लड़की बोला, तो इससे क्या होगा, लड़का और लड़की एक संपूर्ण प्रजाति को दर्शाते हैं, ठीक है। अगर आपने बोला पशु पक्षी, तो पशु पक्षी में जो पशुओं की जितनी जातियां हैं वो आ जाएंगी इसमें, ठीक है। आपका उसमें शेर आएगा तो आपका उसमें खरगोश भी आएगा, ठीक है। पक्षी, उसमें आपका तोता भी आएगा, तो उसमें आपका गिद्ध और चील भी आएगा, क्योंकि ये सब क्या है, पक्षी ही तो हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक मतलब विशेषकर नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय का नाम लेना है, तो वही आपका कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। देखो, जैसे मोर, घोड़ा, पहाड़, इमारत, लड़की, शिक्षक, मेज, पुस्तक आदि, ठीक है। अब ये देखो, हिरन तेज दौड़ता है। अब जो ये पहला वाक्य हिरन, इससे क्या पता चलता है, संपूर्ण हिरन प्रजाति, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि इसी हिरन ने या इस हिरन का ये नाम है, आप यहाँ पे नाम नहीं लोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, एक सिर्फ कोई एक कॉमन चीज बोल दोगे, तो हिरन से मतलब है कि आपने संपूर्ण हिरन प्रजाति को बोला। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी सबको पता है हमारे कपड़े कौन धोता है, धोबी घाटों पे जो धोते हैं, ठीक है। तो धोबी का आप यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लोगे कि अच्छा इसी व्यक्ति ने मेरे कपड़े धोए, आप क्या बोलोगे, धोबी ने कपड़े धो के दिए हैं, ठीक है। अब तीसरा देखो, ये विद्यालय है, ठीक है, सारे विद्यालयों का नाम होता है, लेकिन इस वाक्य में विद्यालय शब्द बस दिया गया, विद्यालय का नाम नहीं है। तो विद्यालय क्या है आपका, विद्यालय से ही आपको समझ में आ जाता है कि संपूर्ण विद्यालयों के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए,
इनमें पहले वाक्य में हिरण शब्द अपनी पूर्ण जाति का बोध कराता है, बिल्कुल सही बात। दूसरे वाक्य में धोबी तथा तीसरे वाक्य में विद्यालय संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। अंततः यह शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक समझ में आया? ठीक है, चलो अब तीसरा पढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा नाम से पता चल रहा है भाव हमारे जो हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ के धर्म, गुण, अवस्था और विभिन्न भावों का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उन संज्ञा शब्दों से जिनसे हमें किसी के धर्म के बारे में, किसी के गुण और अवगुण के बारे में, किसी के भावों के बारे में, चाहे वो अच्छा सोच रहा हो, बुरा सोच रहा हो, गुस्सा हो, उदास हो, कोई भी भाव हो, ठीक है, उन सारे भावों का जब हमें पता चलता है तो उसी को कहा जाता है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे खेल, निर्बलता, अहंकार, सौंदर्य, सुहावना, हरियाली आदि। ठीक है, तो ये जो सारे शब्द हैं वही आपके कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, आज मौसम बहुत सुहावना है। ठीक है, जो सुहावना है इससे क्या पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर मौसम अच्छा होगा तो आप लोग अच्छा महसूस करोगे। तो आज मौसम बहुत सुहावना है, मतलब आज जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखो दूसरा, अहंकार सबसे बड़ा अवगुण है। ठीक है, जो अहंकार है आपका, ठीक है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वही आपका सबसे बड़ा अवगुण भी है। ठीक है, उसे परीक्षा में सफलता मिली। ठीक है, सफलता मिली, सफलता और विफलता भाव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि उस व्यक्ति को या उस बच्ची को या उस बच्चे को परीक्षा में सफलता मिली है, तो यहाँ पे आप सफल होने का भाव प्रदर्शित कर रहे हो। ठीक है, तो ये देखो, उपयुक्त चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में सुहावना, अहंकार और सफलता ऐसे शब्द हैं जो व्यक्ति, पदार्थों आदि के गुण, दोष, धर्म, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब देखो, आपने ये देखा कि जो संज्ञा है उसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, मतलब 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। ठीक है, अब इसके अलावा 2 और संज्ञा के भेद होते हैं, वो कौन कौन से हैं? आ जाओ देख लेते हैं। देखो, संज्ञा के 2 अन्य प्रकार, अभी तक जो हमने देखे वो 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रकार हैं, पर अब इसके अलावा भी कुछ और इसका प्रकार आते हैं। क्या है? देखो, कुछ लोग समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा से अलग मानते हैं। अच्छा, ये जो आपका जातिवाचक संज्ञा था, जहां पर आप किसी एक जाति को बोलते हो तो उससे उसका संपूर्ण जाति का परिचय मिल जाता है, जैसे धोबी, ठीक है, दर्जी। हाँ, तो इसी तरीके से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे व्याकरण में, ठीक है, व्याकरण में समूहवाचक को, ठीक है, और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा से अलग करके मानते हैं। मतलब उनके हिसाब से जातिवाचक संज्ञा अलग है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक अलग है। ठीक है, तो देखिए, ये जो 3 अभी हमने ऊपर पढ़े हैं ना, तो भाववाचक और व्यक्तिवाचक, इनमें तो कुछ नहीं है, ये हैं। लेकिन जो जातिवाचक हमने पढ़ा है, कुछ व्याकरण लिखने वालों के अनुसार समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा से अलग होता है। कैसे अलग होता है? आ जाओ देखते हैं। देखो, जो समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक कलेक्टिव नाउन जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? सेना, परिवार, झुंड, छत्ता, टोली आदि, इनमें एक समूह का बोध होता है। देखो, जाति जो है आपकी, जाति में क्या होता है? आपने संपूर्ण जाति बोल दिया, संपूर्ण जाति, जैसे धोबी, दर्जी, इसमें पूरी की पूरी समूह आ गए दर्जी और धोबी की। ठीक है, लेकिन ये समूहवाचक क्या है? समूहवाचक और जातिवाचक तो सेम है, बिल्कुल एक जैसे है। तब इसमें क्या अंतर है? अंतर इसमें यह है कि जो समूहवाचक संज्ञा है, कुछ व्याकरण के अनुसार अगर आप परिवार बोलते हो तो परिवार का मतलब क्या है? कि एक समूह है लोगों का, लेकिन परिवार में आप ये तो कह सकते हो ना कि आपका परिवार है, आपके दोस्त का परिवार है, ठीक है, आपके इस रिश्तेदार का परिवार है। तो आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे परिवार में भी आपने क्या किया है? विच्छेद कर दिया है। ठीक है, मतलब अलग अलग कर दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से सेना है, हमारे भारत की सेना अलग है, अमेरिका की सेना अलग है। ठीक है, तो आपने देखा,
जातिवाचक सेना, जातिवाचक में अगर आप सेना बोलोगे तो सेना में वो संपूर्ण सेना आ जाती है, चाहे पूरे दुनिया के किसी भी देश की वो सेना हो। लेकिन जब आप उसी जातिवाचक को समूहवाचक में लाते हो तो वो किसी एक ही समूह का होता है। जैसे अगर मैं सेना की बात करूं तो मतलब मैं यहाँ पे संपूर्ण विश्व के सेना की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत की सेना की। ठीक है, परिवार मतलब मैं सिर्फ अपने परिवार की बात कर रही हूँ। झुंड, झुंड में आप ये ले सकते हो कि आप एक हाथी के परिवार के झुंड के बारे में बात करें तो अब आपको समझ में आया क्या फर्क है जातिवाचक में और ये समूहवाचक में। ठीक है, तो देखो जातिवाचक में एक साथ सब ले लिया जाता है, समूहवाचक में उस एक साथ लिए गए में भी विच्छेद किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन। ये क्या होता है? दूध, सोना, चांदी, चावल आदि, इनमें किसी मापी तोली जाने वाली वस्तु या धातु का बोध होता है। ठीक है, देखो जब मैं बात करती हूं जातिवाचक में तो हम लोग ये कहते हैं ना कि सोना, ठीक है, तो सोना क्या है? समूह ही तो है, गोल्ड। ठीक है, लेकिन अब इसको भी जातिवाचक में अलग कर दिया गया। कैसे किया गया? सोना तो एक धातु है, ठीक है, तो वो देखो जो द्रव्यवाचक होता है, द्रव्य से ही पता चलता है धातु, मतलब जातिवाचक को फिर से बांटा गया है समूह में, और वो समूह है आपका द्रव्यों का समूह। अब दूसरा आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? वैसे ये नाम से ही पता चल रहा है द्रव्य है। द्रव्य का मतलब क्या होता है? कोई भी पदार्थ। ठीक है, तो जातिवाचक क्या करता है? जातिवाचक संपूर्ण जाति के बारे में बात करता है। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, ठीक है, दूध, तो ये क्या है? ये एक संपूर्ण जाति को दर्शाते हैं। लेकिन कुछ व्याकरण रचनाकारों के अनुसार उन लोगों ने इसको भी एक अलग भाग में बांट दिया है। जैसे उन लोगों ने समूहवाचक को बांटा था, उसी प्रकार उन लोगों ने द्रव्य को भी एक द्रव्यवाचक की संज्ञा की परिभाषा दे दी है। जैसे दूध है, सोना, चांदी, चावल इत्यादि। ठीक है, इनसे किसी मापी तोली जाने वाली वस्तु या धातु का बोध होता है। जब भी आप दूध की बात करोगे तो ये होता नहीं कि अच्छा आप दूध को नाप सकते हो, चावल है आप चावल तौल सकते हो। ठीक है, सोना चांदी क्या है? आप तौल के ही, जो हमारे ज्वेलर्स होते हैं वो हमें वैसे ही देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो जातिवाचक संज्ञा है उसको किस प्रकार से दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा में अगर बांटा नहीं जाता तो यहाँ क्या होता ना, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, कि आप जातिवाचक में आप संपूर्ण जाति के बारे में ही बात कर रहे हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं की रचना। ठीक है, तो ये जो भाववाचक संज्ञा है, जब इसकी रचना की जा रही थी तो कैसे की गई है इसकी रचना, देख लेते कौन कौन से भाव लिए गए हैं। तो जो जातिवाचक संज्ञा से इसका भाव लिया गया है वो है मानव। ठीक है, मानव से लिया गया है मानवता, गुरु से लिया है गुरुत्व, दानव से लिया है दानवता, प्रभु से लिया है प्रभुता। फिर आता है सर्वनाम से कौन कौन से भाव हम लोगों ने लिए हैं। नीज से लिया है नीजता, सर्व से लिया है सर्वस्व, पराया से लिया है परायापन का भाव, मम से लिया है ममता का भाव। ठीक है, फिर हमने विशेषण के शब्दों से कौन कौन से भाव लिए हैं। सादा से लिया है सादगी, मीठा से लिया है मिठास, धीर से लिया है धैर्य, योग्य से लिया है योग्यता। फिर क्रिया, क्रिया के शब्दों से कौन कौन से भाव लिए हैं। धोना से लिया है धुलाई, जीतना से लिया है जीत, सिलना से लिया है सिलाई करने का भाव, खेलना से लिया है खेल भाव। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। तो चलो आ जाओ देखते हैं कि इस अध्याय से हमने सीखा क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमने ये सीखा है कि संज्ञा किसको कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा हमने सबसे पहले देखी है। तो संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के ही नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मुख्यतः संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। ठीक है, जातिवाचक को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, वो है आपका समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो चलो ये हमने इस पाठ में इतना पढ़ा है और मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पर अब आपको क्या करना है? अब आपको इस अध्याय को खुद से पढ़ना है और साथ ही साथ उसके बाद आपको इसका अभ्यास कार्य पूर्ण करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं अब आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सब लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय।